वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आए हो आप बहुत अच्छे हो गए। तो हमारा आरक्यू डिस्कशन चालू है और आपका मेरे साथ देखना चालू है। दोस्तों, आरक्यू में हमने बहुत से चैप्टर बहुत अच्छे से अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए फ्रॉम आवर क्वेश्चन है। तो चलिए, आज का टॉपिक होगा रजिस्ट्रेशन। और आपको आरक्यू डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे आज रजिस्ट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन तो मेरे साथ आप राइटिंग प्रैक्टिस में भी कर रहे हो। ओके, उससे आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रजिस्ट्रेशन। आर यू रेडी? एक लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने हैं। तो चलिए, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम्म अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अच्छा क्वेश्चन है। सीए इंटर नवंबर 22 एग्जाम में पूछा गया था। ओके, नेसा मनी स्टार्टेड हिज बिजनेस एक्टिविटी इन द मंथ ऑफ February 20XX इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। स्टेट ओडिशा है। ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स। फेब्रुवरी में स्टार्ट किया था 20XX में। आउटवर्ड सप्लाई पेट्रोल, पेट्रोल सप्लाई कर रहा है इंट्रा स्टेट 4 lakhs। ट्रांसफर ऑफ एग्जाम गुड्स टू हिज ब्रांच इन राजस्थान, इंटर वो डीडीपी सप्लाई कर रहा है उसके ब्रांच पे 2 lakhs। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय हिज ब्रांच इन उत्तर प्रदेश, उसके एक ब्रांच उत्तर प्रदेश ने भी इंट्रा स्टेट सप्लाई किया 5 लाख, उसकी ब्रांच उत्तर प्रदेश में भी है। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस भी है उसका, ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम बाय द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। वर्डिंग्स को समझ लेना। ऐसा आउटवर्ड सप्लाई किया जिसका टैक्स आरसीएम में रिसिपिएंट देने वाला है, जिसका टैक्स आरसीएम में रिसिपिएंट देने वाला है। ठीक है। और इनवर्ट सप्लाई of service on which tax payable under RCM intrastate supply, that is 2 lakhs. From the information given above, compute aggregate turnover। आपको सिंपल एग्रीगेट टर्नओवर निकाल के देना है। अच्छा क्वेश्चन है फॉर एलडीआर। ओके, एलडीआर अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूट एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ नेसा मनी एंड आल्सो डिसाइड वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। Assume that amount given above are exclusive of taxes। ओके, अज्यूम दैट कि जो अमाउंट दिया गया वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस दिया गया। डन। तो अब ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो देखो, एग्रीगेट टर्नओवर में हमें क्या लेना है। एग्रीगेट टर्नओवर लेते वक्त आप फिर वो थ्रेशोल्ड के लिए लो, मतलब थ्रेशोल्ड के लिए एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो या सीएल के लिए निकाल रहे हो। आपको क्या लेना है? ऑल टैक्सेबल सप्लाई। तो ऑल टैक्सेबल सप्लाई लेना है। और एग्जाम में वोनली एग्जाम, नील रेट और नॉन टैक्सेबल लेना है। तो आपका ये 4 लाख ऐड होगा, ये 4 लाख रुपीज ऐड होगा, क्योंकि वो नॉन टैक्सेबल होगा तो भी ऐड होगा, क्योंकि टर्न ओवर में लिया जाता है। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ एग्जाम गुड्स टू हिज ब्रांच इन राजस्थान, ये डीडीपी सप्लाई, डीडीपी सप्लाई इंटरस्टेट, ये भी ऐड होगा। एग्रीगेट टर्न ओवर निकालते वक्त ये ऐड होगा। हमको एग्रीगेट टर्न ओवर निकाल के देना है तो ये भी ऐड होगा। आउटवर्ड्स सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय हिज ब्रांच इन उत्तर प्रदेश, एग्रीगेट लेते वक्त आपको ऑल इंडिया बेसिस लेना है तो ये भी ऐड होगा, मतलब ये तीनों भी ऐड हो गए। 4 + 2 + 5। हाँ, अब मैक्सिमम स्टूडेंट ने गलती कहाँ की, और ये पॉइंट अच्छे से समझ लो। गलती बेटा यहाँ पे की, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन विच टैक्स पेबल अंडर आरसीएम बाय द रिसिपिएंट। अब उन्होंने क्या पढ़ा हुआ था? उन्होंने पढ़ा हुआ था कि भाई आरसीएम वाला तो एक्सक्लूड होता है। आरसीएम वाला जो आपका इनवर्ड सप्लाई है, आरसीएम जो आपका इनवर्ड आएगा वो एक्सक्लूड होता है। इनवर्ड एक्सक्लूड होता है, आउटवर्ड एक्सक्लूड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है ये आउटवर्ड सप्लाई है जो आरसीएम में। सर ये नहीं समझा, आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम मतलब क्या? मतलब अगर आपको आरसीएम जो है चैप्टर याद होगा तो आरसीएम चैप्टर में एक मास्टर डायग्राम थी, वो याद आनी चाहिए। और वो आरसीएम चैप्टर में जो एक मास्टर डायग्राम थी, कुछ याद आई आपको? मैं ले लेता हूँ, ले लेता हूँ यहाँ पे मास्टर डायग्राम।
अगर आपको ये मास्टर डायग्राम याद होगी तो मिस्टर ए सप्लायर का ऐसा आउटवर्ड सप्लाई है जिसका टैक्स रिसिपिएंट देगा, जिसका टैक्स रिसिपिएंट देगा। तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछता कि मिस्टर ए ने आउटवर्ड सप्लाई किया जो रिसिपिएंट टैक्स देगा, तो ये जो 1 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ वो किसके टर्नओवर में जाएगा? पहली बात तो रिसिपिएंट के टर्नओवर में नहीं जाएगा। रिसिपिएंट के टर्नओवर में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि रिसिपिएंट का इनवर्ड है, वही रिसिपिएंट का इनवर्ड है, तो वो रिसिपिएंट के टर्नओवर में नहीं जाएगा भाई, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर निकालते वक्त अगर तुम्हारा इनवर्ड रहा तो नहीं ऐड होता है। तो फिर किसका टर्नओवर है ये 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए जिसने सप्लाई किया, किसने सप्लाई किया? ए ने सप्लाई किया। तो इवन दो इसका टैक्स ये भर रहा होगा पर टर्नओवर तो इसका है ना, ये तो अपने सेल्स में बताएगा ना, ये अपने सेल्स में बताएगा, तो वो ए के टर्नओवर में जाता होगा इवन दो टैक्स पेएबल बाय रिसिपिएंट, पर इट्स अ टर्नओवर ऑफ ए, इट्स अ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ ए। समझा क्या? समझा होगा तो जोर से ए टाइप करो, जितने भी स्टूडेंट समझा होगा तो जोर से ए टाइप करो। मतलब मेरा कहना क्या है, मेरा कहना बस इतना ही है, मेरा कहना है कि हम नेसा मनी का टर्नओवर निकाल रहे हैं, तो नेसा मनी का टर्नओवर निकाल रहे हैं तो उसके इसमें इंक्लूड होगा, उसके टर्नओवर में इंक्लूड होगा। उसके बाद में नेक्स्ट, हाँ इनवर्ट सप्लाई जो आरसीएम में, तो उसके टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये प्रॉपरली प्रेजेंट करके उसके रीजन देके आपको सॉल्व करना है, आपके लिए होमवर्क, आपके लिए होमवर्क जो आप कर सकते हो वही मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा, और ये करना है। प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई सेक्शन यहां पे हाँ दो चीजें, आपका आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है एंड ऑल्सो डिसाइड वेदर इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या उसको। तो ऐसे केस में सेक्शन 22 का रेफरेंस, अगर उस बंदे का, अब ये बंदा, अगर आप ये देख रहे हो, अब प्रेजेंटेशन कैसा, चलो एक काम करते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन मैं करूंगा कुछ आप होमवर्क करोगे, ऐसा कॉम्बिनेशन में चलता। लिखो लिखो क्वेश्चन नंबर 03 लिखो, क्वेश्चन नंबर 03, ठीक है। और आप ये कंप्लीट करोगे, हाँ? आप ये कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 03 चैप्टर का टाइटल दो, क्वेश्चन नंबर 03 चैप्टर का टाइटल दो, और चलो आ जाओ। लिखो लीगल प्रोविजन, लिखो लीगल प्रोविजन, मैं जैसा बोल रहा हूं वो पॉइंट्स ऐड करना। वो ऐड करना। पहला पॉइंट लिखना, एज पर सेक्शन 22, अगर सेक्शन याद आया तो, अगर सेक्शन याद नहीं आया तो आप ऐसा लिखोगे, अगर देखो पहले ये लिख लेता हूं फिर सेक्शन याद नहीं आया तो कैसा लिखना वो बताऊंगा। इफ सप्लायर, इफ सप्लायर एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हाईलाइट करना, शॉर्ट में हाईलाइट करना, एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा एंड उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये दो स्टेट से सप्लाई कर रहा है, फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा एंड उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अच्छा चलो, ओडिशा और उत्तर प्रदेश, पहली बात तो ये गुड्स प्लस सर्विसेज दे रहा है, सर सर्विसेज हाँ दे रहा है ना, ये लिखा है ना आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला है उसने, तो गुड्स भी दे रहा है और सर्विसेज भी दे रहा है। तो अगर वो सर्विसेज गुड्स प्लस सर्विसेज दे रहा है तो ऐसे केस में 40 लाख का एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड तो नहीं मिलेगा उसको। ओके, एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा, पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, अब कहां पे ये ओडिशा और उत्तर प्रदेश है, अब ये ओडिशा और उत्तर प्रदेश में, ध्यान से सुनिएगा, ये ओडिशा और उत्तर प्रदेश में है, तो ये सिचुएशन में यहां पे ये 3 मनी वाला नाग मुझे नहीं दिखा, मतलब ये 10 लाख के इसमें नहीं आएगा, ये 20 लैक्स में आएगा, और एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड 40 लैक्स का नहीं मिलेगा। क्लियर? तो अब लिखो यहां, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इज 20 लैक्स, अंडरलाइन करना। थ्रेशोल्ड लिमिट यहां पे 20 लैक्स रहेगी, थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लैक्स रहेगी। डन? थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लैक्स रहेगी।
चलो एक पॉइंट मेरी तरफ से और लिखो। द एक्सटेंडेड लिमिट ऑफ थ्रेशोल्ड 40 lakhs, the extended limit of threshold 40 lakhs is not available, as NISA money is not exclusively engaged, as NISA money is not exclusively engaged, in the supply of goods. और एक थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। इन गिवन केस NISA money is making interstate supply. NISA money is making interstate supply to its DDP. Interstate supply to its DDP. And also liable to GST under RCM. Also liable to GST under RCM. Also liable to GST under RCM. Then he is required to take a compulsory registration. He is required to take a compulsory registration under section 24. वैसे भी ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आएगा क्योंकि इंटरेस्टेड भी है और आरसीएम में लायबल टू आरसीएम भी है। तो ये ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ आरसीएम वाला लिखा, लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि इंटरेस्टेड भी है, इसलिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आएगा। तो अगर बात रजिस्ट्रेशन की है तो उसका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आएगा। अब उन्होंने एक और सवाल पूछा, ठीक है, इस पे आपको आधे 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अगर ये एक्चुअली 8 मार्क के लिए आया था ये क्वेश्चन, तो 5 मार्क के लिए भी नहीं, जस्ट मिनट, ये 8 मार्क के लिए आएगा। तो आपने ये 3 पॉइंट्स लिखे, ओके, और ये भी लिखा कि वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आपके 3.5 फिक्स हो गए, 3.5 फिक्स हो गए मार्क्स, ये 3 पॉइंट पे। उसके बाद में उन्होंने पूछा एग्रीगेट टर्नओवर निकालो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बारे में तुमने बोल दिया, एग्रीगेट टर्नओवर निकालो। तो अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो हाँ, अब सेकंड लिखो, कंपटीशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ नेसा मनी, कंपटीशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ नेसा मनी। ऑफ नेसा मनी। चलो देन फटाफट पॉज करके ये टेबल बनाओ, पॉज करके फटाफट टेबल बनाओ। डन, वेरी गुड। अब ये नीचे वाला पॉइंट जो है आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि हमने वो ऊपर बता दिया कि रिवर चार्ज में तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। मेरे को ना क्वेश्चन यार सॉल्व करते वक्त बड़ा मजा आता है, ठीक है, वो रियल एग्जाम है, पढ़ना थोड़ी रियल एग्जाम है। पढ़ता तो बच्चा भी है चलिए, हाँ हाँ, ये मॉक टेस्ट पेपर वाला क्वेश्चन है और एमटीपी वाला है, और स्टडी मैट वाला भी है, एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है। Examine whether the supplier of goods is liable to get registered in following independent cases. राघव ऑफ आसाम, आसाम का है बंदा, is exclusively engaged in intrastate taxable supply of ready-made garment. Exclusively garments, garment वाला, ओके, तो exclusively garment में his turnover in the current financial year from Assam showroom is 33 lakhs. ख्याल रहे, जब आप थ्रेशोल्ड देखते हो तो आपको प्रीवियस ईयर नहीं देखना पड़ता है, करंट ईयर ही देखना पड़ता है। वो प्रीवियस ईयर वाला क्राइटेरिया सीएल में है, कंपोजिशन में है,
यहाँ तो जो करंट ईयर में आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया वहां रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आ जाएगी। 33 lakhs. He has another showroom in Tripura with a turnover of 11 lakhs in a current financial year. ओ तेरी, त्रिपुरा में एक और शोरूम है इसका। ओके, और त्रिपुरा में अगर और एक शोरूम है तो त्रिपुरा त्रिमनी वाला नाग में आता है भाई। अब ये त्रिपुरा त्रिमनी वाला नाग में आता है तो वहां लिमिट 10 लाख ही है। अब जैसा हमने सीएल में पढ़ा था वैसा बिल्कुल यहाँ पे भी सेम प्रोविजन है। और यहां आपको चेक होगा कि अगर आप एक स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन में आ जाते हो तो आप सभी स्टेट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। अरे सर बट आसाम में 40, अरे सर बट नो, जैसा सीएल में देखा था, अगर तू नहीं तो कोई नहीं, कोई नहीं नहीं, और तू है तो पूरी कायनात है। अगर एक भी रजिस्ट्रेशन में आ गया तो बाकी सारे रजिस्ट्रेशन में आ जाएंगे। इसलिए त्रिपुरा में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर त्रिपुरा में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो फिर वो आसाम वाला भी कवर हो जाएगा। समझा क्या? ओके, समझा क्या? तो ये लिखना कैसे? ओके, हाँ, ये लिखना कैसे? तो यहां पे अब ये आपको लिखना पड़ेगा कि भाई 10 लाख के लिए यहां अप्लीकेबल है। ओके, एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड, हाँ, ये अब ये तीनों पॉइंट आपको लिख के देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से यहाँ। और उसके बाद में डिस्कशन एंड कंक्लूजन। चलो, ये मैं आपको दूसरा भी देख लेते, फिर दोनों लिख के देता हूँ सिंपल वर्ड में। पुलकित ऑफ पंजिम, गोवा, exclusively engage in intrastate taxable supply of shoes. His aggregate turnover of current financial is 22 lakhs. अगर वो शूज में ही है और गोवा है, गोवा तो अपना ऑलवेज ओपन होता है। ओके, मतलब थ्रेशोल्ड के लिए 40 lakhs के लिए, तो ऐसे की सिचुएशन में हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है? 22 लाख, 40 lakhs तक, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, एक में रजिस्ट्रेशन है तो फिर सब में है। इसके वाले प्रॉब्लम, पहले वाले प्रॉब्लम में भी बता देता हूँ। यहां अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम याद होगा, हैप्पी ट्रेडर्स वाला, तो अगर ये हैप्पी ट्रेडर्स वाला, नहीं सॉरी, हैप्पी ट्रेडर्स वाला नहीं, ये वाला प्रॉब्लम नेसा मनी का याद होगा, तो नेसा मनी में भी उसका कहां दिया था दूसरा वाला ब्रांच? उसका दूसरा वाला ब्रांच उत्तर प्रदेश में दिया था। अगर ये उत्तर प्रदेश की जगह, अगर ये उत्तर प्रदेश की जगह यहां पे त्रिपुरा होता तो फिर 10 लाख की पूरी लिमिट 10 लाख में आ जाती, पूरी लिमिट 10 लाख में आ जाती। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो यहां पे, हाँ, तो यहां मिल जाएगा। चलिए, इजी क्वेश्चन था लेकिन बहुत क्लैरिटी वाला क्वेश्चन था, ऐसे रीड करके नहीं जाओगे। ये कभी ऐसा, ये इतना इतना एनालिसिस किया था कि आपने कभी? अरे बोलो ना, इतना एनालिसिस किया था कि कभी आपने? चलो, आ जाओ यहाँ पे, लिखो लीगल प्रोविजन, लिखो। अब समझ लो, आपको सेक्शन 22(1) याद नहीं है, याद आया तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो लिखो। एवरी सप्लायर, एवरी सप्लायर इज लायबल टू रजिस्टर, ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में कहाँ आता है बेटा? इंट्रा बोला है ना, सप्लाई इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट थोड़ी है। ओके, लिखो, एवरी सप्लाई इज लायबल टू रजिस्टर, लायबल टू रजिस्टर इन अ स्टेट, इन अ स्टेट। अब ये दो दो लिखने की जरूरत नहीं, स्टेट और यूटी, इन अ स्टेट लिख दिया। अब आगे बढ़ो, हमें तो फास्ट पेपर कंप्लीट करना है। इन अ स्टेट फ्रॉम वेयर, कोशिश करो याद करने की, फ्रॉम वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई, फ्रॉम वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई, इफ इज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर, प्रिसीडिंग नहीं, जब भी करंट फाइनेंशियल ईयर में होगा, इफ इज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन अ फाइनेंशियल ईयर exceeds following threshold, exceeds following threshold। और यहां मैं 3 थ्रेशोल्ड चाहता हूं, और इंस्टीट्यूट भी एक्सपेक्ट करती है कि तीनों थ्रेशोल्ड लिखो स्टेट वाइज, इसलिए स्टेट लर्न कर लेना। ओके, तो फॉलोइंग थ्रेशोल्ड्स, उसमें लिखो ए, उसमें लिखो ए, ₹10 lakhs, ₹10 lakhs फॉर फ्री मनी वाला नाग मुझे दिखा, लिखो फटाफट। अब ये स्टेट फटाफट आप लिखते बैठो, डू इट फास्ट। और मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड,
सेकंड ₹20 lakhs, ₹20 lakhs और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना एंड उत्तराखंड पुमा टी शर्ट, पुमा टी शर्ट and ₹40 lakhs for rest of India. नीचे लिखो डिस्कशन एंड कंक्लूजन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, पहला लिखो। अब देखो पहला कैसे लिखना। राघव इज एलिजिबल फॉर एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड ऑफ ₹40 lakhs. Raghav is eligible for extended threshold of ₹40 lakhs as he is engaged in exclusively intrastate supply of garments and located in Assam but हाँ ये दूसरी लाइन क्या है लिखो, but one of his branch also supplying the goods from Tripura, one of its branch also supplying the goods from Tripura where applicable threshold is 10 lakhs. Applicable threshold is 10 lakhs. Next point ऐसा लिखो, if he is liable to register in any state, if he is liable to register in any state, then turnover limit for all states is 10 lakhs. Then aggregate turnover limit for all state is his aggregate turnover limit for all state is 10 lakhs. Last conclude करो. Therefore, he required to obtain registration in both Assam and Tripura. Assam and Tripura. ठीक है, अब देखो यहां 33 lakhs था और त्रिपुरा का 11 था. ठीक है, अगर त्रिपुरा का 9 होता तभी बंदे को 10 लाख का लिमिट लगता. कैसे? क्योंकि त्रिपुरा का मतलब ये बंदे को त्रिपुरा में एग्रीगेट टर्नओवर जब लिया जाएगा, क्योंकि त्रिपुरा के लिए एग्रीगेट टर्नओवर मतलब 33 + 9, 33 + 5, 33 + 6, त्रिपुरा का कुछ भी होता तो एग्रीगेट टर्नओवर त्रिपुरा के हिसाब से 10 लाख के ऊपर ही होता. एक लाइन कहूं क्या, अगर आपका कोई भी ब्रांच 3 मनी वाला नाग मुझे दिखा में होगा, ओके, नाग दिखा कि 10 डसा, ओके, मतलब 10 जो है आपको ओके यहाँ पे लगेगा ही, तो वो आपको इंडिविजुअल स्टेट वाइज देखना ही नहीं है, एग्रीगेट देखना है. और जब आप त्रिपुरा का एग्रीगेट देखोगे तो 10 के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, और 10 के ऊपर वो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा. अगर वो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तो भाई साहब ओके, या त्रिपुरा का 1 लाख भी होता तो भी एग्रीगेट उसका 10 के ऊपर चले गया. हाँ, सिचुएशन अगर ऐसी होती कि आसाम में 3 ही होता और त्रिपुरा में 5 होता तो एग्रीगेट टर्नओवर उसका
10 लाख से नीचे है तो दैट्स ऑल उसको मिल जाता। एक लाइन में याद रखना, एक भी ब्रांच अगर आपकी 4 स्टेट में होगी तो गए 10 लाख, और सीएल में 75 लाख, बात खत्म। सीएल में आपका 75 लाख, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा। और गोवा का तो आप लिख सकते हो। ओके, गोवा का सेकंड लिख लो। हाँ, दोनों का मिलके 10 के नीचे होता तो फिर थ्रेशोल्ड मिल जाता। चलो गोवा का लिखो पॉज करके, चलो डू इट फास्ट। चलो ओके, आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, चलो। Examine whether supplies of goods is liable to get registered in following independent cases. Rudra Builder of Rohini, Delhi, exclusively engaged in intrastate taxable supply of building bricks. Its aggregate turnover in current financial is 23 lakhs. दिल्ली का है, बिल्डिंग ब्रिक्स दे रहा है, गुड्स का है, 23 लाख है। 40 लाख का लिमिट यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ 40 लाख अप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पे उसको 40 लाख का लिमिट मिल जाएगा, तो 40 लाख का लिमिट मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में उसका टर्नओवर 23 है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ, ये आपको याद आना चाहिए, बिल्डिंग ब्रिक्स नोटिफाइड गुड्स है। अगर बिल्डिंग ब्रिक्स नोटिफाइड गुड्स है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये आपको याद आना चाहिए। ये बिल्डिंग ब्रिक्स ये नोटिफाइड गुड्स है, और अगर ये नोटिफाइड गुड्स है तो इसको एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड, ओके, इसको एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा 40 लाख का। ओके, ऐसे केस में इसको जो है 20 लाख का नॉर्मल थ्रेशोल्ड मिलेगा, तो यहाँ थ्रेशोल्ड इसको 20 लाख का ही मिलेगा। अगर 20 लाख का नॉर्मल थ्रेशोल्ड मिलेगा तो ऐसे सिचुएशन में ओके, यहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको प्रेजेंट करके देखना पड़ेगा। दूसरा, हिराप हिमाचल प्रदेश exclusively engaged in intrastate taxable supply of footwear. His turnover in current financial year from Himachal Pradesh is 32 lakhs. He has another showroom in Nagaland with a turnover of 11 lakhs. भाई साहब, थ्रेशोल्ड यहाँ पे 10 लाख का होगा, थ्रेशोल्ड 10 लाख का होगा। उसके बाद में क्यों, क्योंकि नागालैंड है, नाग आ गया भाई साहब 10 लाख। ओके, तो पूरा एग्रीगेट थ्रेशोल्ड 10 लाख का ही रहेगा, और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा, तो इसको नागालैंड और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। थर्ड, अंकित इन तेलंगाना, ओके, पुमा का टी शर्ट का टी तेलंगाना, is exclusively engaged in intrastate taxable supply of footwear. His aggregate turnover in current financial is 25 lakhs. नहीं मिलेगा इसको, तेलंगाना है, तेलंगाना स्टेट को 40 नहीं मिलता है, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड कितना होगा, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड ओके 20 लाख ही होगा। अंकित ऑफ आसाम इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, इज एग्रीगेट टर्नओवर इन करंट फाइनेंस 25 लाख। इसको भी एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा क्योंकि ये सर्विस में है, तो इसका भी थ्रेशोल्ड जो है ओके, आसाम है तो आसाम है तो 10 लाख सॉरी 20 लाख मिल जाएगा। ओके, तो 20 लाख यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, आरू लिमिटेड ऑफ आसाम इज एंगेज इन इंट्रास्टेट सप्लाई बोथ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन करंट फाइनेंशियल इज 30 लाख। नहीं मिलेगा इसको एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड, क्यों, क्योंकि वो गुड्स प्लस सर्विस में है। आप अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स में हो तो ही एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड मिलेगा, तो यहाँ पे इसका थ्रेशोल्ड 20 लाख ही रहेगा। ये सारी सिचुएशन समझी क्या, सारी सिचुएशन समझी तो 5 टाइप करो। ये आपके लिए होमवर्क, ओके, ये आपके लिए होमवर्क, ये करके देखना भाई साहब, ये आपके लिए होमवर्क, ये करके देखना है आपको। यस और नो बोलिए, यस और नो बोलिए, बोलिए बोलिए। चलो डन 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 डन। अगर आप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हो, क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हो, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अब ये ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। धरुन प्रोवाइड सर्विस एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर to Zio Bank Limited by facilitating in opening a bank account to a village in a rural area in a Punjab and earn a commission of 22 lakhs in the month of April 20XX. ठीक है, कमीशन लिया 22 lakhs का in month of April 20XX. So far he is not registered under GST. GST में उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है,
Tarun, a tax consultant, advised him that he is liable for registration under GST as gross receipt exceeds 20 lakhs. सबसे पहले तो वो बिजनेस फैसिलिटी सर्विस दे रहे हैं. अगर आपको मैं ये कहूं तो सर्विस को 40 लाख सोचना भी मत. वो 40 लाख का एक्सटेंडेड लिमिट गुड्स को ही है, वो भी कुछ स्टेट का छोड़ के है, कुछ गुड्स को छोड़कर है. सर्विस को आइदर 10 लाख या 20 lakhs, उससे ज्यादा सोचना ही मत. नाउ Tarun, tax consultant advised him that he is liable for registration under GST as his gross receipt exceeds 20 lakhs. Tarun has no other receipt business activity other than above. अब देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हाँ सर्विस है, 20 लाख के ऊपर है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तो इन सिचुएशन में सबके आंसर गलत हो गए. इसमें दो मिक्स क्वेश्चन पूछे थे हमारे इंस्टीट्यूट ने. एक कि भाई ये जो सर्विस है और दूसरा टर्नओवर है. अगर आप एग्जामिशन चैप्टर पढ़ते हो तो एग्जामिशन चैप्टर में दिया है कि अगर आप जो है बिजनेस फैसिलिटिंग बिजनेस फैसिलिटी सर्विस दे रहे हो बैंक को और रूरल ब्रांच में दे रहे हो, रूरल एरिया में दे रहे हो, तो उस सर्विस को एग्जामिशन दिया है और ये एग्जामिशन में कवर्ड है. अब स्टूडेंट से क्यों मिस्टेक हुई? स्टूडेंट से इसलिए मिस्टेक हुई क्योंकि एग्जामिशन याद ही नहीं आया, क्योंकि एग्जामिशन पहले ही बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें से कहाँ याद आएगा. मोर देन 100 एग्जामिशन है और नॉर्मल भी है. तो अब चलो कोई बात नहीं. अब आपने मत बोलना बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंक को सर्विस दी, रिवर चार्ज की बात नहीं है. बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंक को सर्विस दिया तो रिवर चार्ज आता है, पर कब? जब वो अर्बन एरिया में दिया जाता है. एक एग्जामिशन है कि अगर रूरल एरिया में होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे उसको एग्जामिशन मिलता है. चलिए, अगर कभी ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो समझ लेना कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन में छूट सकते हैं क्योंकि याद ही नहीं आ रहे. और ये ऑब्वियस भी है कि इतने एग्जामिशन याद करना मुश्किल भी नहीं है, इतने एग्जामिशन याद करना तो मुश्किल भी है. तो ऐसे सिचुएशन में एकदम डर मत जाना. ठीक है यार, आइदर ऑप्शन में निकल जाएगा या फिर हमें 2-3 मार्क चले भी गए तो भी 47 में से 40 प्लस लेके रहेंगे. और कोई बात नहीं, अभी आपका हो रहा है तो अभी समझ लो. तो ये सर्विस जो है एग्जम्प्ट है, रूरल एरिया में दिया तो एग्जम्प्ट है. तो वो सिचुएशन में सेक्शन 23 लग जाता है. और सेक्शन 23 से लगता है कि अगर आप एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो वो सिचुएशन में आपका टर्नओवर कितना भी हो, आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. तो आंसर ये था कि भाई जो Tarun आर एक्सक्लूसिवली इन प्रोवाइडिंग एग्जाम सर्विस नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन. और कंसल्टेंट ने जो ये दिया यहाँ पे एडवाइस वो गलत है. ये क्वेश्चन लिख के भी देखने की जरूरत नहीं, रीड भी कर लिया तो भी चलेगा. बस इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है. चलिए, तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन देखा जो सेक्शन 23 पे पूछा. अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. Mr. Ashwin from Maharashtra is a farmer with an annual turnover in relation to agriculture. Agriculture का उसका turnover है 1550. Since agriculture income is exempt from GST. However, Mr. Ashwin also supplies plastic bag worth rupees 550 being a taxable supply along with his crop. Charges separately for this. Is Mr. Ashwin is required to get registered? Advice. भाई साहब, no doubt वो यहाँ पे गुड सप्लाई कर रहा है, दोनों भी गुड्स सप्लाई कर रहा है, प्लास्टिक बैग एंड एग्रीकल्चर गुड्स. लेकिन वो एक्सक्लूसिव अगर एग्रीकल्चर में होता तो वो सिचुएशन में उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं थी. पर अगर वो प्लास्टिक बैग भी सप्लाई कर रहा है तो फिर वो एग्रीगेट हो जाएगा. पर दोनों का अगर एग्रीगेट करे तो ये 40 लाख के नीचे है. और 40 लाख के नीचे होने की वजह से इनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. ये होमवर्क, राइटिंग प्रैक्टिस अगर करना है तो कर लेना, या रीडिंग में भी ले सकते हो, पर देखो लिख के देखोगे तो आपके लिए अच्छा ही है. अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 23 पे. इज इट नेसेसरी फॉर यूएन बॉडीज टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी? क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा पूछा कि क्या यूएन बॉडी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है क्या? नहीं, इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. इनको यूआईएन लेना पड़ेगा. तो देखो, जीएसटी एक्ट ऑल नोटिफाइड यूएन बॉडीज, कंसुलेट और एम्बेसी फॉरेन कंट्रीज और एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड एज वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, हाईलाइट करना, यूआईएन. इनको यूआईएन लेना पड़ता है जीएसटी पोर्टल. द स्ट्रक्चर ऑफ सेड आईडी वुड बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द स्टेट.
इन कन्फर्मिटी विद जीएसटीएन स्ट्रक्चर एंड सेम विल बी कॉमन फॉर सेंटर एंड स्टेट. मतलब वो सेंट्रलाइज, सिंपल वर्ड में वो सेंट्रलाइज होता है. यूएन विल बी नीडेड क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्सेस पेड ऑन नोटिफाइड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस. देखो इनको आउटवर्ड टैक्स तो लगता नहीं है, फिर यूएन क्यों चाहिए, पर्पस क्या है? तो रिफंड के लिए, रिफंड ऑफ टैक्सेस के लिए इनको यूएन चाहिए. ये तीनों पॉइंट आना चाहिए. सेकंड पॉइंट को आप शॉर्ट कर सकते हो, ये सेंट्रलाइज मिलता है और पर्पस रिफंड का होता है. व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन मेकिंग सप्लाईज टू यूएन बॉडीज? हाँ, a taxable supplier making supplies to UN bodies expected to mention the UIN on the invoices and treat such supplies as a supplies to another registered person, B2B. हाँ, अब देखो जो यूनाइटेड बॉडीज को सप्लाई करेगा वो कस्टमर में, ओके समझ लो एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे ऐसा लेते हैं कि मैं जो है कोई यहाँ पे XYZ लिमिटेड, और XYZ लिमिटेड यहाँ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन या यूएन एजेंसीज को सप्लाई कर रहा है. तो यहाँ पे यूएन एजेंसीज को जब सप्लाई कर रहा है इनवॉइस में कस्टमर, उनका कस्टमर यूएन एजेंसीज है, तो यहाँ जीएसटी नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे यूआईएन आएगा. तो जो इन लोगों को सप्लाई कर रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी है? तो वो यहाँ पे यूआईएन नंबर लिखेगा, इनका जो सेंट्रलाइज यूआईएन नंबर है वो लिखेगा, और ये ट्रांजेक्शन को वो B2B कहेगा, ये ट्रांजेक्शन को वो B2B कहेगा. ठीक है, तो यूआईएन मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. देन आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए ये कॉन्सेप्ट हमने यूआईएन के देखे. चलो बेटा अभी क्वेश्चन में आ जाओ. क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाना. देन 25 क्या कहता है देखो, डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉलोइंग केसेस. फेवरेट क्वेश्चन एलडीआर के लिए रखना. द एग्रीगेट टर्नओवर of Dhampur Footwear Industries of Delhi has exceeded the applicable threshold limit of 40 lakhs on 1st September. He submit the application for registration on 20th September. Registration certificate is granted to it on 25th December. चलो लिखो. ओके क्वेश्चन नंबर 25 चलो लिखो, लिख के देखेंगे. इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, लिख के देखेंगे. डू इट फास्ट. हाँ लिखो. अगर सेक्शन याद आ रहा है तो एज पर सेक्शन 25, नहीं याद आ रहा तो यहाँ पे ऐसा लिखो. जस्ट अ मिनट. देखो अज्यूम करते हैं कि आपको सेक्शन याद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखो. इफ अ सप्लायर, if a supplier apply for registration, if a supplier apply for registration within 30 days, within 30 days from the date when he become liable for registration, when he become liable for registration, liable for registration, then the effective date of registration, effective date of registration is the date on which person become liable for registration. Person become liable for registration. ठीक है, तो आपको पहले का आंसर लिखना है. दूसरा देखो, दूसरा भी डिस्कस कर लेता हूँ. बी, मेहता टेली सर्विसेज एंड आर्किटेक्ट लखनऊ, its aggregate turnover exceeds 20 lakhs on 25th October. He submit the application for registration on 27th November.
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड ऑन 5 दिसंबर। तो चलो आपको दोनों का आंसर लिखना है, आपको दोनों का आंसर लिखना है। डन, पॉज करके लिखो। चलो क्वेश्चनर में आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चनर में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19, 29 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सीए इंटर मे 19 एग्जामिनेशन। हु इज सीटीपी? लिख के देखना, लिख के देखना, ये आपके लिए, वो समझने में आसान है पर लिख के देखना भाई, वर्डिंग से इंपॉर्टेंट होता है, राइटिंग प्रैक्टिस में लिखना। सीटीबी मतलब ऑकेजनली, अंडर, ऑकेजनली वर्ड आना चाहिए। अंडरटेक द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट वेयर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, ऐसे पॉइंट्स में आना चाहिए। ठीक है। सेकंड, कैन अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑफर कंपोजिशन स्कीम? नो नो नो। 10 सेक्शन 10 टू 10 टू ए कहता है कि इनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। When is the casual taxable person liable to get registered? 5 days before the commencement of business, at least 5 days prior to commencement of business, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, और सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? तो डायरेक्ट 90 डेज मत लिखना, वैलिडिटी पीरियड वो रहेगा जो आप अप्लीकेशन में दोगे, ये भी लिख के देखना, अप्लीकेशन में दोगे बट पीरियड 90 डेज मैक्सिमम रहेगा, और एक्सटेंशन मिल सकता है फर्दर 90 डेज, एक्सटेंशन मिल सकता है फर्दर 90 डेज। उसके बाद में कैन वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड टू अ कैजुअल टैक्सेबल बी एक्सटेंडेड? यस, इफ व्हाट इज द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन फर्दर 90 डेज। इतना इजी था, इजी था, तो इजेड इजेड टाइप करो। और ऐसे क्वेश्चन आए ना बॉस एमसीक्यू में, या ये इधर एमसीक्यू में आएगा या ऐसे आएगा, मार्क्स मत छोड़ना। इस बार जीएसटी में 40 पर, ओके, उसके लिए आपको, उसके नीचे आपको सोचना भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे 33 पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलडीआर के लिए रख देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एलडीआर के लिए रख देना, है थेरी क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन। ऑफिसर खुद ओके कैंसिल कर सकता है ऑन हिज ओन। सीए इंटर जनवरी एग्जाम में आया, इसको ही अलग वे में पूछा गया। एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ फॉर कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 29(2) में, डायरेक्ट सेक्शन पे पूछा गया 29(2), जहां ऑफिसर कैंसिल कर सकता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इसको ही अलग ढंग से और पूछा गया, स्टेट द 5 सर्कमस्टेंसेस अंडर विच प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन। ऑन हिज ओन का मतलब ओके, वो सारी केसेस, आपने रिटर्न नहीं दिया, आपने सप्लाई विदाउट इनवॉइस किया, आपने बैंक डिटेल्स नहीं दिए, वो पूछ रहे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है ना, ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है। अदरवाइज ब्रीफली इन्यूमरेट कॉन्ट्रावेंशन विच मेक अ रजिस्टर्ड पर्सन लायबल टू कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कितना अलग अलग ढंग से पूछा गया। एज प्रिस्क्राइब अंडर रूल 21 ऑफ सीजीएस आरटीपी में पूछा गया। ओके, तो इन सिंपल वर्ड यहां पे ये क्वेश्चन इतने थेरी क्वेश्चन है पर इतने अलग अलग ढंग से पूछा जा रहा है ना कि कब डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा। ओके, सो तो यहां पे 29(2) में अलग अलग सिचुएशन है फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये सारी सिचुएशन रट्टा मार के जाना भाई, रट्टा मार के जाना, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे अब यहां कौन कौन सी सिचुएशन है जो आपको यहां कैंसलेशन पे आती है। 29(2) लिखो, इसका आंसर लिखो, मैं लिख के, मैं तेरी क्वेश्चन है लिखवा के दूंगा, एक बार तो लिखने की प्रैक्टिस करेंगे भाई। लिखो, अब अगर सेक्शन याद आया तो 29(2), रीड विथ रूल 21, एटलीस्ट ये सेक्शन तो भी याद करके जाना। 29(2), रीड विथ रूल 21, मैं लिखवा के दूंगा। अगर ये सेक्शन विथ रूल लिख दिया तो भाई अच्छी बात है। लिखो, एज पर सेक्शन 29(2), as per section 29(2), read with rule 21, read with rule 21, proper officer can cancel the registration
proper officer can cancel the registration on his own, underline the word, on his own, on his own, in following circumstances. In following circumstances. अब ये circumstances में ये वाला आप थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हो, F वाला. Furnish the details of outward supply in GSTR1 under section 31 for one or more tax period which excess the outward supply declare him in his valid return. सिंपल वर्ड में लिख सकते हो. ओके, यहाँ पे कि डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर इन GSTR1 इज मोर देन अ सप्लाई डिक्लेयर इन रिटर्न. इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, बाकी तो आपको पूरा वैसे लिखना पड़ेगा. और चलिए, तो भाई साहब मैं टाइम दे रहा हूं, अभी के अभी ये सारे पॉइंट्स रीड करके समझ के लिखना है. ओन वर्ड्स में जहां सिंप्लीफाई कर सकते हो वहां करो, अभी के अभी लिखना है सारे सर्कमस्टेंसेस. डू इट फास्ट, और लिखते वक्त पूरा लर्न कर लेना है. डन. मैं होमवर्क भी नहीं दूंगा, अभी पॉज करके अभी के अभी लिखो. चलो, आप सब F पॉइंट तक आ जाओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं F पॉइंट सिंपल वर्ड में. हाँ, चलो, अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा. अगर आप F पॉइंट तक आए होगे, नहीं आए होगे तो आगे तो बढ़ते ही है. एक तो सी पॉइंट बता देता हूँ. ही वायलेट द प्रोविजन ऑफ एंटी प्रॉफिट रिंग. एंटी प्रॉफिट रिंग कॉन्सेप्ट जो है वो फाइनल लेवल पे आता है, इंटर लेवल पे नहीं है. ओके, एंटी प्रॉफिट रिंग ये है कि कुछ लोगों ने आईटीसी का गलत यूज किया और एक्स्ट्रा प्रॉफिट यूज लिया था, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस आई. ओके, जो लोगों ने आईटीसी का गलत यूज करके एंटी प्रॉफिटरिंग किया उसको एंटी करने के लिए प्रोविजन आई. तो ये फाइनल लेवल पे, ये छोड़ दो. अगर आप पॉइंट एफ तक आए होगे तो एफ जो है वो क्या कहता है. ओके, तो एफ कहता है, सिंपल वे में लिख दो, एफ एफ का लिख दो, डिटेल फर्निश इन GSTR1. एफ पॉइंट लिखो, डिटेल्स फर्निश इन GSTR1. GSTR1 for the supplies, for the supplies is in excess of outward supply, in excess of outward supply declared in return. डिक्लेयर्ड इन रिटर्न मतलब क्या, तुमने जो GSTR1 बताया, GSTR1 में आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा बताया, समझ लो 40 लाख का बताया, और जब 3B फाइल किया GSTR3B तो उसमें आपने आउटवर्ड सप्लाई 30 लाख का ही बताया. ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब 3B पे कम बता रहे हो, ये मिसमैच है. और अगर ये मिसमैच है तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, आप फ्रॉड कर रहे हो. कुछ कुछ लोगों ने किए है ऐसा, तो ही तो ये प्रोविजन आई पिक्चर में. उसके बाद में वायलेट द प्रोविजन ऑफ रूल 86B. 86B एक आईटीसी का प्रोविजन है. आईटीसी चैप्टर में आप जो है 99% का ही आईटीसी यूज कर सकते हो. तो ओके, वायलेट द प्रोविजन ऑफ रूल 86B याद रहे तो ठीक है. ओके, या फिर ये रूल तो याद ही करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है. वायलेट द प्रोविजन ऑफ रूल 86B क्या है, तो आईटीसी चैप्टर में आता है रूल 86B. आप आईटीसी 99% ही यूज कर सकते हो. उसके बाद में लिखो बाकी के एच आई और आगे के भूल, आगे तो इंपॉर्टेंट है, ये तो कोई हालत में भूलना नहीं है आपको. लिखो यहाँ पे पॉज करके आगे के सारे सिचुएशन, आगे की प्रोविजंस लिखो पॉज करके. चलो, भाई साहब ये रिटर्न वाले तो जरूर लिखना कि कंटिन्यूअस आपने 6 महीने के रिटर्न नहीं दिए. अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो, अगर आप QRMP स्कीम में हो, एक रिटर्न चैप्टर में आता है QRMP स्कीम, तो 2 क्वार्टर के रिटर्न नहीं दिए. या आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपने जो भी ड्यू डेट है वहां से 3 कॉन्जिक्यूटिव in person paying tax under composition levy has not furnished the return for यहाँ करेक्शन कर लो, has not furnished the return
विदिन 3, करेक्शन कर लो, विदिन 3 months, ओके, हैज नॉट फर्निश द रिटर्न विदिन 3 months फ्रॉम ड्यू डेट, यहाँ करेक्शन कर लेना, विदिन 3 months फ्रॉम ड्यू डेट। ये नेक्स्ट वाला पॉइंट कैंसिल कर दो, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट कैंसिल कर दो, ये रिपीट हो गया। उसके बाद में आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया होगा, आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया होगा, यू आर नॉट कमेंस द बिजनेस फॉर 6 months, आपने बिजनेस वहां से चालू नहीं किया 6 महीने तक। और लास्ट, रजिस्ट्रेशन वाज ऑब्टेन बाय फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सपरेशन ऑफ फैक्ट्स। ये कंपोजिशन स्कीम वाला पॉइंट समझ लो। कंपोजिशन स्कीम वाला पॉइंट ये कहता है कि जिस दिन आपकी ड्यू डेट थी रिटर्न की, मतलब आपकी ड्यू डेट होती है 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल से 3 महीने के अंदर आपने रिटर्न नहीं दिया कंपोजिशन स्कीम का, जीएसटीआर 4 30 अप्रैल होती है और वहां से 3 महीने में रिटर्न नहीं दिया तो आपका कैंसिल होगा। तो ये यहाँ पे करेक्शन कर लेना बेटा, यहाँ पे करेक्शन कर लेना। डन 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 डन, यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, कॉन्फिडेंस आया सारी सिचुएशन लिखने के बाद? कॉन्फिडेंस आया तो बोलो यस सर, कॉन्फिडेंस आ गया। ये जानबूझ के थ्योरी लिखवा रहा हूं तो दैट आप इग्नोर ना करें। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। क्वेश्चन से प्यार हो जाना चाहिए भाई साहब आपका, इतना प्यार होना चाहिए कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी याद नहीं आने चाहिए, ठीक है? चलो, एक केस स्टडी है, सीए इंटर आरटीपी में 22 में पूछी गई थी, आ सकती है, अच्छी केस स्टडी है। Mr. X of Haryana intend to start business of supply building material to various construction site in Haryana. चलो, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, यस मतलब मटेरियल सप्लाई करना चाहता है। यस टेकन अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, खुद होके रजिस्ट्रेशन लिया नालायक ने, अंडर जीएसटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। However, he has not commenced the business till December due to lack of working capital. कब लिया था? अप्रैल में, और 6 महीने तक कोई बिजनेस ही नहीं चालू किया। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेके 6 महीने तक कोई बिजनेस ही नहीं चालू किया। द प्रॉपर ऑफिसर सुमोटो कैंसल द रजिस्ट्रेशन, ऑफिसर ने क्या कैंसिल? यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द एक्शन टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर इज करेक्ट इन लॉ। बिल्कुल करेक्ट है ऑफिसर, बिल्कुल करेक्ट है ऑफिसर। 6 महीने के अंदर अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया होगा तो 6 महीने के अंदर आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, नहीं तो वो कैंसिल कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट, यहां पे Mr. X has applied for revocation of cancellation of registration after 40 days from the date of service of order of cancellation of registration. Department contend that application for revocation of cancellation of registration can only be made within 30 days from the date of service of order of cancellation of registration. However, Mr. X contend that the period of submission of application may be extended on sufficient grounds being shown. You are required to comment upon the validity of contention. हाँ, यहाँ पे मेरा करेक्शन करना रह गया, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में कर दिया, नीचे वाले करेक्शन में रह गया। जहां तक बात है तो अब बेटा कैंसलेशन यहाँ 30 डेज नहीं, यहाँ कर दो 90 डेज। ओके, 90 डेज यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सटेंशन सिंपल वे में कर दो। ऑफिसर एक्सटेंशन जो दे सकता है 180 डेज का दे सकता है। एक्सटेंशन जो है वो 180 डेज का दे सकता है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करो, मतलब 180, 90 प्लस 180 यहाँ हो गया, तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो है थोड़ा अलग आ जाएगा। मेरे से ये करेक्शन करना रहेगा, मैं करेक्ट कर लूंगा, पर आपको बता रहा हूँ कि अब आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो 90 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। एक्सटेंशन है 180 डेज बाय प्रॉपर ऑफिसर, जो हमने ऊपर लिखा। ओके, तो अब कंक्लूजन लिख लो इसका, सेकंड वाले पॉइंट का कंक्लूजन लिख लो। ओके, सेकंड वाले पॉइंट का कंक्लूजन लिख दो, लिखो। इफ मिस्टर एक्स
If Mr. X applied for revocation of cancellation within 40 days, within 40 days of order, within 40 days of order, then he has made the application within time. He has made the application within time. He has made the application within time and has made the application within time and revocation can be obtained. And revocation can be obtained. एक्सटेंशन की जरूरत ही नहीं. एंड रिवोकेशन कैन बी ऑब्टेन. ये मैंने यहां लिखवा दिया, मैं बुक में करेक्ट कर दूंगा और उसको प्रॉपर वे में अरेंज कर दूंगा और आपको कंक्लूड करके रख दिया. ये समझा क्या? ये समझा क्या? क्वेश्चन नंबर 37, रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन. लास्ट एक लाइन लिखो. Hence department contention is not correct in law. Hence department contention is not correct in law. Not correct in law. चलो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट किया.